हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पेडस इंग्लिश लक्ष्यम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रयास बैच एंड इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, क्योंकि इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा है लेटर से फिर कैसे वर्ड का फॉर्मेशन होता है और वर्ड के अंतर्गत ही सेलेबल यानी हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं सेलेबल के माध्यम से, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मॉर्फिम से ही आपने देखा होगा रूट वर्ड के बारे में, और एफिक्स का मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स। किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जब शब्द के आखिरी में यानी बाद में जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स हमें सिखाता है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की पहचान करने के लिए। इसे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे के सारे सेशंस अच्छे समझ में आए होंगे और वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए नए बच्चे हमें इस चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारी की सारी अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, या ये कहें कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आप लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ड्स पढ़ चुके हैं, तो सेंटेंस पढ़ना थोड़ा सा और आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो भी क्या होता है, इसका हिंदी होता है वाक्य। क्या होता है भाई? वाक्य। और सेंटेंस के बारे में जानने से पहले ही हमने इसलिए वर्ड पढ़ाया था, क्योंकि सेंटेंस क्या है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स a complete sense. A group of words which makes a complete sense. इसका मतलब क्या हुआ? किसी शब्दों का वैसा समूह। ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई? समूह। किसका समूह? शब्दों का। किसी शब्दों का वैसा समूह which makes a complete sense, जो क्या करता है? एक कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब है कि पूर्ण अर्थ देता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऐसा कहा जाए, मान लिया जाए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। क्या मतलब इसका हुआ कि पटना जो है वो बिहार की क्या है? राजधानी है ना। तो यहां पे ये पूरा का पूरा जो हो गया, ये क्या हो गया? ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द को मिला दीजिए और उसको मिलाने से सेंटेंस बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शब्द को मिलाने के बाद उसके कंप्लीट सेंस आने चाहिए। जब तक उसका कंप्लीट सेंस नहीं आएगा तब तक उसे आप सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे मान लिया जाए हम ऐसा लिख देते हैं, अगर इसी सेंटेंस में ऐसा लिख देते हैं हम पटना, फिर हम लिख देते बिहार, द कैपिटल इज ऑफ। बताइए क्या ये सेंटेंस है? क्या सेंटेंस कहेंगे इसे? नहीं कहेंगे। तो शब्दों का ये समूह तो है, लेकिन समूह देने के बाद ये कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें शब्द, कोई भी शब्द हो, अगर वो शब्द अरेंज वे में रहेगा, अरेंज वे में कहने का मतलब उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, है ना, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने चाहिए। इन सब के मिलने से ही एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे किसी को मिला देने से सेंटेंस नहीं बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि केवल शब्दों का समूह सेंटेंस कह देने से सेंटेंस नहीं बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए वर्ड्स का। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं, जैसे पटना यहाँ क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया। पटना क्या इसमें हो गया? सब्जेक्ट। और इज द कैपिटल ऑफ बिहार, वैसे इज को आप वर्ब कह सकते हैं और द कैपिटल ऑफ बिहार यहाँ क्या ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखिए, इसको मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि पटना को छोड़ करके जो बाकी हमारा रेस्ट ऑफ जो पार्ट यहाँ हो गया पूरा का पूरा, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया भाई? प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो फॉर्म करता है ना, वो सेंटेंस ऐसे बनता है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस क्या? प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? अगर हिंदी में समझे हम लोग तो ये हो गया सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला जो होता है, जो एक्टर होता है,
या डूअर होता है एक्टर या डूअर काम करने वाला, और प्रेडिकेट जो होता है, ध्यान सुनिए, प्रेडिकेट जो होता है इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है, इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। क्या मतलब इसका हुआ? द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, वैसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है, कुछ कहता है, इंफॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसका मतलब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस बनने के लिए हमें केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, और उस अरेंजमेंट में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब डूअर काम करने वाला, और प्रेडिकेट का मतलब द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वैसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ बताता है, वही होता है प्रेडिकेट। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए आप लोग। पटना यहाँ हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पटना क्या है, राजधानी है, किसका? इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये जो कह रहा है इज यहाँ पे वर्ब हो गया था, ठीक है, अगर देखा अलग अलग तोड़ के देखें तो द कैपिटल ऑफ बिहार क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी शामिल है और वर्ब भी शामिल है, या मोटा मोटी भाषा में आप ये कहें कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ शामिल है। अगर सब्जेक्ट को हम छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कुछ बचेगा वही क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो देखिए इस पटना के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, द कैपिटल ऑफ बिहार, यही दे रहा है, कैपिटल ऑफ बिहार। तो वर्ब के बाद से जो कुछ पोर्शन बच गया उसे ही हमने क्या कहा, प्रेडिकेट कहा। इसका मतलब यहाँ पे एक बात और आप लिख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को माइनस कर दें, क्या कर दें, सब्जेक्ट को माइनस कर दें, तो उससे क्या बचेगा भाई, प्रेडिकेट बचेगा। देखिए, और ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये हमने जो बात लिखा है इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट, हमने क्या लिखा है, माइनस सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो प्लस साइन होता है ना जी, आप जानते होंगे। तो प्लस साइन अगर बराबर के इधर आता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट, बच गया माइनस। यहाँ ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट को अगर हम हटा दे सेंटेंस में से, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा सेंटेंस का, जो बाकी हिस्सा बच जाएगा, वही तो कहलाएगा प्रेडिकेट। यानी अब ये बात जाके क्लियर हुआ कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन होने के लिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट चाहिए, है ना। यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस, ऐसा ही सेंटेंस बनता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए यहां लिखा है कुछ और एग्जाम्पल, देखिए द अर्ली वर्ड कैचेस द वॉर्म। कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल को देख करके केवल आपको ये बताना है कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो सेंटेंस सही है गलत है, कुछ भी नहीं बोल देंगे, क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और प्रॉपर अरेंजमेंट स्पेशली केवल दो सेक्शन का, दो पार्ट का, एक सब्जेक्ट का और दूसरा प्रेडिकेट का, ठीक है। तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो स्वाभाविक है कि आप क्या बोलेंगे, देखिए कि जो काम करेगा, जो डूअर होगा, उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो द अर्ली वर्ड कैचेस द वर्म, ये कहावत है, प्रोवर्ब लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है द अर्ली वर्ड है ना, द अर्ली वर्ड, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं अक्सर कौन होता है, नाउन होता है। तो यहाँ वर्ड क्या था, नाउन था, वर्ड यहाँ क्या है, नाउन है। और इस वर्ड के पहले जो अर्ली शब्द आया है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अर्ली का मतलब सुबह जगने वाला, ठीक है। और द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया जो इसके लिए आया है। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द अर्ली वर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट। कैचेस यहाँ पे वर्ब है और द वर्ब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे आप लोग, प्रेडिकेट। आपको ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है क्योंकि सेंटेंस स्पेशली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही बनता है, इसलिए वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, केवल समझिए सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को हटा दे तो बाकी जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा वही प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आपको मेन काम यहाँ पे करना है कि सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये पहचान कर लीजिएगा तो आपको प्रेडिकेट फाइंड करने में कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी।
द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर कौन घूमता है, कौन काम करता है? तो आप बोलेंगे पृथ्वी काम करता है, अर्थ काम करता है। तो जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट के अंतर्गत अगर देखें तो वर्ब भी आ रहा है, प्रेपोजिशन भी आ रहा है, द सन फिर नाउन यानी ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, कुछ भी बहुत कुछ आ सकता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो रेस्ट पार्ट बच रहा है वही तो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, ही हैज अ गुड मेमोरी, किसके पास गुड मेमोरी है, कौन है जो आदमी जिसके पास अच्छी मेमोरी है? तो ही के पास, ही क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, यानी हैज अ गुड मेमोरी जो हो गया ये क्या हो गया भाई, प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट का मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि प्रेडिकेट में केवल वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। वर्ब भी है, आर्टिकल भी आया है, गुड यहाँ एडजेक्टिव भी आया है, मेमोरी यहाँ पे नाउन भी आया है, ऊपर में प्रीपोजिशन भी आया था, कंजंक्शन भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी हिस्सा बचेगा वही प्रेडिकेट है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आई यहाँ सब्जेक्ट, शॉर्ट वर्ब, हमें उतना नहीं करना है, केवल आप कहिए कि इस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बाकी हमारा रेस्ट पार्ट बच जाता है वही रेस्ट पार्ट तो कहलाएगा प्रेडिकेट। यानी इस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बाकी रेस्ट पार्ट बच गया, तो रेस्ट पार्ट क्या बच गया, शॉट एन एरो इनटू द एयर, क्या बच गया यहाँ पे, शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो ये जो रेस्ट पार्ट हो गया दिस इज प्रेडिकेट, यहाँ क्या हो गया, प्रेडिकेट। चलिए यहां तक तो पहचानना आसान था, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। यहाँ पे पहचानना थोड़ा सा आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इस सेंटेंस को के जो सब्जेक्ट हैं उसको अंत में लिखा है, देखिए ध्यान से, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप, ऑन क्या है प्रेपोजिशन, द क्या है भाई आर्टिकल है, टॉप क्या है, टॉप ऑफ है ना, सबसे शिखर पर, नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑफ क्या है प्रेपोजिशन है, फिर द आर्टिकल है, हिल नाउन है, लिव्स यहाँ पे वर्ब है, और अ हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर रहने का काम कौन कर रहा है, बताइए, हर्मिट कर रहा है ना, तो जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सेंटेंस चाहे जैसे लिखा रहे, सेंटेंस को उलट के लिखिए, पलट के लिखिए, तोड़ के लिखिए, फोड़ के लिखिए, जैसे लिखिए उससे मतलब नहीं है। आप केवल ये पहचानिए कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है दिस इज प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अ हर्मिट जो है सन्यासी जो पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर रहता है, तो यहाँ हर्मिट क्या हो गया, हर्मिट हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो अगर चाहे सेंटेंस जैसा रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ हो गया सब्जेक्ट, और ऑन द टॉप ऑफ द हिल क्या हो गया भाई, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, लिव्स, लिव्स तक, ये हो गया प्रेडिकेट। अगर ये सेंटेंस को हम ऐसे लिखते, उलट के लिखते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो आपको कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि आसानी से पहचान लेते कि वर्ब के जो पहले आया वही तो सब्जेक्ट होता है। लेकिन नहीं, इतना आसान हर जगह आपको सेंटेंस नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। तो आई होप आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के से अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। कहीं कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट्स को क्लियर करना हमारा ड्यूटी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि प्रेडिकेट के अंतर्गत अभी जो है, जैसे आप देख रहे थे कि प्रेडिकेट के अंतर्गत प्रीपोजिशन, कंजंक्शन बहुत कुछ आ रहा है। तो प्रेडिकेट मेनली किन किन चीजों से बना होता है उसके बारे में बात करते हैं, आइए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट के बारे में। देखिए सेंटेंस जो है दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब ये जो प्रेडिकेट था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके इसको अगर हम हटा दे तो इसके अलावा जो रेस्ट पार्ट बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मेनली 3 चीजों से बना होता है, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा केवल कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वहां पे वर्ब होना जरूरी है, क्योंकि वर्ब जो होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वही तो ऑब्जेक्ट लेके आता है, जिसमें ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इन ट्रांजिटिव का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा आप लोग।
तो ये तीन चीज हमने देखा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब मेनली दो तरह का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसके बारे में डिटेल में काफी क्लास लेंगे, क्योंकि यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। अभी तक तो बेसिक बात है, केवल इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, क्योंकि सबसे अधिक मुश्किल काम होता है मतलब बेसिक्स चीजों को ही क्लियर करना, एक एक बात बताना कि आपको ये होता क्या है, पहचानते कैसे हैं। जब ये सारी चीजों को आसानी से पहचान लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ब जो होता है ये भी दो तरह का होता है, पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में भी बहुत होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 24 है। कितना है? 24, जिसमें मॉडल्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में इसको, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जिससे करना या होना का बोध होता है। टू डू, टू डू मतलब क्या? डू मतलब क्या होता है भाई? करना। या टू बी, बी मतलब क्या होता है? होना होता है, ठीक है, होने का बोध। तो ये जो करना या होने का बोध होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब में नहीं, इस वर्ब को हम लोग उठा के इधर ले जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। मतलब करने का बोध होता है, मेन वर्ब को डिनोट करता है, और टू बी जो होता है ये होने को डिनोट करता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के सेक्शन, मेन वर्ब के सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं आप लोग। पहला एक कहेंगे आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहेंगे भाई? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरे को बोलेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। केवल आप लोग नाम याद रखिए फिलहाल, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, जो ऑब्जेक्ट लेकर आता है। और इसमें क्या होता है? विदाउट ऑब्जेक्ट। ये सारी की सारी बातें हम केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अभी केवल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना है, पहचानना है, ठीक है। तो मेन वर्ब दो तरह का, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब विद ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। ये होता है सकर्मक मतलब सहित ऑब्जेक्ट, कर्म सहित, और आकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। ऑब्जेक्ट भी होता है दो तरह का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो वस्तु किसी को डायरेक्ट देते हैं आप लोग, जैसे मैंने कलम दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें कलम दिया, तो मैंने जो वस्तु तुम्हें दिया वही तो डायरेक्ट है, और जिस आदमी को दिया वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट की पहचान करने के लिए आप उसमें व्हाट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन व्हाट। मैंने क्या दिया, तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने किसको दिया, होम, होम क्वेश्चन करेंगे किसको, तो क्या होता है? इनडायरेक्ट। इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल की बस नाम सुन लीजिए और जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पे मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंगो यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट क्वेश्चन करने से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट होगा, और हुम क्वेश्चन करने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। उसी ढंग से होता है फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है तीन तरह का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या इसका मतलब होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होता है, पूरक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के अर्थ को पूरा करने वाला वर्ब कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एक एग्जांपल मैं बोल देता हूं, केवल ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? तो दिस इज अ मार्कर, यहाँ जो अ मार्कर आया है, या इट इज अ मार्कर, इट भी यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इट इज अ मार्कर, तो यहाँ इट सब्जेक्ट हो गया, इस मार्कर के लिए आया है, और जो मार्कर शब्द आया है वो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ पूरा कर रहा है, ठीक है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट, आई टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ जो इंग्लिश हो गया वो हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ जो हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यू शब्द के लिए यहाँ यू क्या था? तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखिए किसको पढ़ाता हूँ? तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो जहाँ दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वही उसी में से जो पहले वाले ऑब्जेक्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अर्थ को जो पूरा करेगा कि मैं अंग्रेजी किसको पढ़ाता हूँ, या मैं
तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दोनों अर्थ से जो पूरा करेगा एक दूसरे के मीनिंग को, उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट कैसे फॉर्म होता है, ये प्रेडिकेट का पूरा मतलब आप इसको देख सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। केवल नाम जान लेते हैं, पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। केवल नाम जान लीजिए क्योंकि जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए आगे नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग फिर देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, और टाइप्स से थोड़ा अवगत हो जाते हैं क्योंकि केवल नाम जानना जरूरी है। और स्पोकन या रिटन इंग्लिश में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, या सेंटेंस जो आप लिखते हैं वो कौन सा सेंटेंस लिख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जहां तक बोलने की बात है तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, या तो कोई बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, या क्वेश्चन में बोलते हैं, या किसी को कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो इम्परेटिव में बोलते हैं, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, एडवाइस कर रहे हैं, तो ये सब बात जो होता है वो इम्परेटिव में होता है। क्वेश्चन में अगर कर रहे हैं बात, तुम क्या कर रहे हो, है ना, क्या तुम ऐसा करते हो, तो ये सब इंट्रोगेटिव होता है। अगर बात पॉजिटिव में होता है तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव में होता है नेगेटिव होता है। तो केवल थोड़ा नाम जान लीजिए, फिर इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अब नाम जानने के बाद तब हमारी पढ़ाई एक्चुअली स्टार्ट होगी डिटेल्स में। अभी तक तो बेसिक पॉइंट था, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मेनली 5 तरह का होता है। पहला जो नाम है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। या तो नाम बोलिएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर से बना है, या उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में और अफर्मेटिव में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। असर्टिव का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात के, दोनों तरह के सेंटेंस शामिल है। मतलब जिस सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस शामिल होते हैं उसको हम असर्टिव बोलते हैं। और अफर्मेटिव का मतलब होता है जहां पे पॉजिटिव बात शामिल होता है उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, लेकिन असर्टिव का मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे बोलते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, अगर हम ऐसा बोले, मान लिया जाए आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव सेंटेंस। और ये दोनों तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो किसी सेंटेंस का स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, वही होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिससे आप क्वेश्चन अराइज करते हैं, किसी भी आदमी से क्वेश्चन पूछते हैं, वही होता है। जैसे बोलते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, ऐसा पूछते हैं हम लोग ना। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का क्वेश्चन करता है, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जिसका जवाब हाँ या ना में होगा। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, यस सर, ये क्या हो गया, यस। क्या आप मैथ्स नहीं पढ़ते, नो सर, वहां क्या हो गया, नो। तो यस और नो में जिसका जवाब मिलता है यही हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि ये उस टाइप का सेंटेंस है जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, नाम तो बता दिया आपको, लेकिन डिटेल्स में चर्चा आगे हम करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे वर्ब के बारे में तब, ठीक है। दूसरा है WH क्वेश्चन, मतलब वैसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से, हाउ से, है ना, इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। जैसे हम बोलते हैं तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, है ना, व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना। तो वहां जो WH वाई लगा दिए, या तुम यह काम क्यों करते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, बोलते हैं ऐसा ना। तो जब भी ऐसा कुछ बोलेंगे व्हाट रहेगा, WH रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इस इंपरेटिव का हिंदी होता है आदेशात्मक। 3 तरह का वाक्य इसमें बोलते हैं। पहला वाक्य इसमें अगर हम देखें तो पहला इसमें होता है ऑर्डर की बात, किसी को आदेश देने के लिए। दूसरा होता है रिक्वेस्ट की बात, और तीसरा होता है एडवाइस की बात। हम लोग आगे पूरा समझेंगे डिटेल में ये तीनों किस ढंग से होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लेट का यूज कहाँ करते हैं। जैसे बोलते हैं मुझे जाने दो, लेट मी गो, बोलते हैं ऐसा ना, चलो हम लोग खेलने चले, लेट अस प्ले, या लेट्स प्ले, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो कैसे यूज करते हैं आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये स्पोकन और रिटन इंग्लिश में उतना यूज नहीं होता है। हम लोग नरेशन में थोड़ी बहुत बात इसको पढ़ लेते हैं, वैसे ही उतना यूजफुल स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से या रिटन के दृष्टिकोण से भी नहीं है, ऐसा नहीं लिखते हम लोग जनरली, ठीक है। तो मेनली 3 ही सेंटेंस में ध्यान रखिएगा।
अब इसी सेंटेंस को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे वो सेंटेंस बनता है उसके आधार पे जो लिखेंगे या बोलेंगे, तो उस कैटेगरी में हम लोग 4 भाग बांटते हैं सेंटेंस को। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा मिक्स सेंटेंस। ठीक है, पहला सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। ये क्या होता है, कैसे होता है? जैसे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का मतलब कि उस सेंटेंस में पार्टिकुलरली एक क्लाउज होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो अब क्लाउज क्या होता है, क्लाउज और फ्रेज के बारे में आप जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे बढ़िया से कि क्लाउज क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने के क्रम में क्लाउज जानना पड़ेगा और फिर फ्रेज जानना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे हम लोग, फिलहाल इतना जान लीजिए कि सेंटेंस का ही या ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है और क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, मतलब उसका थोड़ा सा छोटा पार्ट कह सकते हैं उसको। जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बोलते हैं ऐसा ना, तो वो क्लाउज होता है। क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज का सेशन मैं आप यही वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी बातें केवल आपको जानने से संबंधित था, कि ताकि आप जान सके, पहचान सके कि होता क्या है, कितने तरह के होते हैं। और ये बात देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये बड़ा बेसिक ढंग से है, ताकि हर बात को आपको हम पहचान कराते चले, और पहचान करना बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए हमारा फोकस इन सारी चीज़ों पे होता है बेसिक में। तो इसके बाद हम लोग आगे फिर सेशन कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इससे और भी लोगों को जोड़ें। प्रयास बैच में एनरोलमेंट करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल दिया रहेगा, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना भी नाम रजिस्टर कर सकते हैं स्पोकन और रिटन इंग्लिश के इस इनिशिएटिव सेशन में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।